नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको ले चलेंगे न्यूयॉर्क सिटी के सेंट्रल पार्क में, जहां 1989 में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। यह कहानी है 5 किशोरों की, जिन्हें बिना किसी ठोस सबूत के एक जघन्य अपराध के लिए दोषी ठहरा दिया गया। हम इस कहानी को जानते हैं सेंट्रल पार्क 5 के नाम से। यह सिर्फ एक कानूनी गलती नहीं थी, बल्कि यह दिखाता है कि कैसे नस्लीय भेदभाव, मीडिया का दबाव और न्याय प्रणाली की खामियां एक साथ मिलकर निर्दोष लोगों की जिंदगी बर्बाद कर सकती हैं। 19 अप्रैल 1989 की रात थी। न्यूयॉर्क सिटी का सेंट्रल पार्क, जहां हर रोज की तरह लोग सैर कर रहे थे। लेकिन उस रात एक 28 वर्षीय महिला ट्रिशा मेली अपने रोज के जॉगिंग के दौरान एक भीषण हमले का शिकार हो गई। उसे बड़ी बेरहमी से पीटा गया और उसका रेप किया गया। वह बेहोश और गंभीर रूप से घायल हालत में मिली। इस घटना ने पुलिस और पूरे शहर को सकते में डाल दिया। अगले ही दिन 20 अप्रैल को न्यूयॉर्क पुलिस ने सेंट्रल पार्क के आसपास से 30 से ज्यादा युवाओं को हिरासत में लिया। इनमें से 5 किशोरों को मुख्य संदिग्ध मानकर गिरफ्तार किया गया। केविन रिचर्डसन, एंटोन मैकक्रे, यूसुफ सलाम, कोरी वाइज और रेमंड सैंटाना। इनकी उम्र 14 से 16 वर्ष के बीच थी। बिना किसी प्रत्यक्ष सबूत के सिर्फ इनकी उपस्थिति के आधार पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के तुरंत बाद पुलिस ने इन किशोरों से लगातार कई घंटों तक पूछताछ की। इस दौरान कोई वकील या अभिभावक मौजूद नहीं था। पुलिस ने इन पर मानसिक और शारीरिक दबाव डालकर उनसे बयान निकलवाए। इन किशोरों को बताया गया कि अगर उन्होंने बयान नहीं दिए तो उन्हें और कठोर सजा मिलेगी। डर, थकान और भ्रम के कारण इन किशोरों ने ऐसे बयान दिए जो एक दूसरे से मेल नहीं खाते थे। इनमें से कुछ ने कैमरे के सामने बयान दिए जिसमें उन्होंने अपराध को कबूल किया। इन बयानों में कई विरोधाभास थे और इनकी स्वीकारोक्ति में वह घटनाक्रम था ही नहीं जो असली अपराधी द्वारा किया गया था। हालांकि पुलिस ने इन बयानों को सबूत मान लिया और मीडिया ने इन्हें दोषी करार देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस केस के दौरान मीडिया ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अखबारों की हेडलाइंस में इन्हें वाइल्डिंग कहकर संबोधित किया गया, जिसका मतलब था बेकाबू हिंसा। ये एक ऐसा शब्द था जिसे इस केस के बाद चर्चित किया गया। मीडिया ने बिना सोचे समझे इन्हें दोषी मान लिया और जनता को भी इसी दिशा में मोड़ दिया। न्यूयॉर्क सिटी में नस्लीय भेदभाव और पुलिस की बर्बरता के खिलाफ पहले से ही तनाव था और इस केस ने इसे और बढ़ा दिया। 1990 में इन किशोरों के खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ। कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने इनकी स्वीकारोक्तियों को सबूत के तौर पर पेश किया। भले ही इन बयानों में कई खामियां थीं और कोई ठोस फिजिकल एविडेंस नहीं था जो इन किशोरों को घटनास्थल से जोड़ सके, जूरी ने इन्हें दोषी मान लिया। केविन रिचर्डसन, एंटोन मैकक्रे, यूसुफ सलाम और रेमंड सैंटाना को 5 से 10 साल की सजा हुई, जबकि कोरी वाइज, जो कि उम्र में सबसे बड़ा था, उसे 5 से 15 साल की सजा सुनाई गई। जेल में इन किशोरों को न केवल अपनी सजा काटनी पड़ी, बल्कि इन्हें वहां भी नस्लीय भेदभाव और हिंसा का सामना करना पड़ा। कोरी वाइज, जिसे एडल्ट जेल में भेजा गया था, उसे वहां लगातार धमकियों और शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ा। यह समय उनके लिए मानसिक और शारीरिक रूप से अत्यंत कठिन था। परिवार से दूर बचपन और किशोरावस्था के महत्वपूर्ण वर्ष इन काली सलाखों के पीछे ही बीत गए। 2002 में मटियास रेयस नाम के एक सीरियल अपराधी ने इस अपराध की सच्चाई बताई। उसने खुद को असली अपराधी बताया और यह भी कहा कि वह अकेला था। रेयस का डीएनए ट्रिशा मेली के केस से मैच हुआ, जो इन 5 किशोरों की किसी भी स्वीकारोक्ति में नहीं था। उसकी स्वीकारोक्ति के बाद यह साबित हो गया कि इन 5 किशोरों का इस अपराध से कोई लेना देना नहीं था। मटियास रेयस की स्वीकारोक्ति और डीएनए सबूतों के आधार पर 2002 में इन 5 किशोरों को दोष मुक्त कर दिया गया। यह एक ऐतिहासिक पल था जब न्याय ने 13 साल बाद अपना असली चेहरा दिखाया। लेकिन इसके बावजूद इन किशोरों की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा उन्हें वापस नहीं मिल सकता था। 2014 में न्यूयॉर्क सिटी ने इनके साथ
मुआवजे के तौर पर $41 मिलियन का समझौता किया। सेंट्रल पार्क 5 का केस न सिर्फ एक कानूनी गलती थी, बल्कि यह हमारे समाज और न्याय प्रणाली की खामियों का प्रतीक बन गया। यह केस दिखाता है कि कैसे नस्लीय भेदभाव और पुलिस की जल्दबाजी ने निर्दोष लोगों को गलत तरीके से फंसाया। इस केस ने न्यायिक सुधार की मांग को बल दिया और समाज को यह सोचने पर मजबूर किया कि हम किस तरह के कानून और व्यवस्था में यकीन करते हैं। इस केस ने कई फिल्मों, डॉक्यूमेंट्रीज और किताबों को प्रेरित किया। व्हेन द CS नामक नेटफ्लिक्स सीरीज ने इस केस को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया और दुनिया भर में लोगों को इस अन्याय के बारे में जागरूक किया। यह कहानी न्याय की लंबी और कठिन राह की प्रतीक है।